बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसा कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, इसके रूट कॉज क्या होते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, प्रिवेंशन कैसे होती है, क्या डाइट पैटर्न होना चाहिए और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप्स ख़तरनाक है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, फिर इसका पीसीआर, डीएनए या एलाइजा या बाकी जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह करवाए जा सकते हैं। अगर उसमें कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो उसकी क्या वजह होती है या उससे आपने किस तरह अपने आप को आगे मोहतात करना होता है। फिर आज के दौर में जहाँ पे गर्मी का बहुत हैवी सीज़न शुरू होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के आपको मशरूबात वो डिफरेंट जगह पे आपको मिलते हैं। हाइजीनिक भी होते हैं, अनहाइजीनिक भी होते हैं, जिसमें लोग सत्तू पीते हैं, काजनी और पता नहीं क्या क्या शरबतों के नाम, हकीमी शरबत, और हम वो सारे देखते हैं। क्या ये शरबत आपके जिगर को ठंडा रखने में, जैसे कि लोग कहते हैं, या आपको हेपेटाइटिस से या आपकी इंटेस्टाइनल जो आपकी मूवमेंट है उसको बेहतर करने में या आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में इनका कितना रोल होता है, इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। इसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फराज सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने फौरी तौर पे जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देखते हैं, जब भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो स्पीकर है उसके बारे में लोगों को एक नो हो प्रॉपर होनी चाहिए। वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी। फिर इस दौरान में अपने आप को ग्रूम करना, हैप्पी रखना, खुश रहना इतने स्ट्रेस के माहौल में, ये कैसे मुमकिन है? मेरी जर्नी जो जी है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और उससे पहले मैं किनेड कॉलेज से मेरी एफएससी थी। उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और उसके साथ एसोसिएटेड है मेयो हॉस्पिटल, आपको पता है। वहाँ पर हमारी हाउस जॉब होती है एक, जो कि शुरू का 1 साल होता है डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने जिसमें करनी होती है 3-4 साल, जो पीजी शिप के होते हैं, वो भी मेयो में ही मैंने किए। फिर वहीं पर ही तरक्की होते होते सीनियर रजिस्ट्रार से असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट जो थी वो मैं फिर शादरा टीचिंग हॉस्पिटल जो एफजे के अंडर आता है वहाँ पर, और उसके बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल, और अभी फ़िलहाल मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से ही वहाँ पे ही काम कर रही हूँ। वहीं पे है हेड ऑफ डिपार्टमेंट? जी जी जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो इनके क्राइटेरिया में कौन कौन सी बीमारियां आती है, एक आम आदमी समझे तो कैसे जी जी, इनके क्राइटेरिया में सारी जो बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अद्वियात से होता है, वो सारी आती हैं। इसमें हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, फालिज का मसला है, इसके अलावा कोई यरकान का मसला है, टाइफाइड का मसला है। तो ये यानी क्रोनिक डिजीज कोई भी है? जी, ये बुनियादी तौर पे पहले हम देखते हैं, और अगर हमें लगता है कि इसमें कोई पेचीदगी है तो फिर इसको हम जो मुतल्लका शोबा है उसको रेफर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई यरकान का मसला है और वो थोड़ा सा पेचीदा है तो फिर हम उसको शोबाए मैदा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वहाँ रेफर कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई दिमागी मसला है तो जो बुनियादी इलाज है वो बेसिकली हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई पेचीदा है मसला, एक मतलब रूटीन से हटके है, तो फिर हम उसको दिमाग के जो डॉक्टर हैं उनको रेफर कर देते हैं। तो मेडिसिन के डॉक्टर का बेसिक, अब ये आपको पता है जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें कि मैदे की स्पेशलिटी है, इसके अलावा दिमाग की स्पेशलिटी है, फिर इसके अलावा गदूद के अब डॉक्टर्स हैं, जोड़ों के डॉक्टर्स हैं, ये पहले नहीं थे। पहले जो है वो मेडिसिन वाले ही सारे मरीजों को देखा करते थे। तो अब भी तकरीबन वैसे ही है कि इमरजेंसी जो होती है, जो 24/7
खुली होती है, जहाँ पर मरीज जो है वो जा रहे होते हैं, वो हम लोग ही हमारे ही अंडर होती है। ठीक है। और हम ही बुनियादी जो पहला इलाज है, जो फिल्ट्रेशन है वो यही वो हम लोग करते हैं। और उसमें कोशिश हम यही करते हैं कि जितने भी सादा इस किस्म के मरीज हैं उनको हम ही केटर करके हम ही डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज ऐसा आता है जो थोड़ा सा पेचीदा है, तो फिर हम इन लोगों से भी राय ले लेते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात की कि हेपेटाइटिस के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे, तो हेपेटाइटिस अगर लोग समझे तो ये क्या है? व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जो होती है वो जिगर की सोजिश को कहते हैं। अब ये सोजिश जो होती है वो जरासीमों की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कुछ अद्वियात हैं वो भी जिगर की सोजिश कर देती हैं। ठीक। और इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे मादे खारिज होते हैं जो कि बेसिकली तो आपकी बॉडी के जो दिफाई निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए बने होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। और वो अपने ही जिगर को मरीज़ के वो मादे जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं आम इस्तिलाह में, वो उसको समझते हैं कि ये बाहर की चीज़ है और वो उसको तबाह करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस वजह से भी जिगर की सोजिश हो जाती है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जिगर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कुछ बीमारियों में आयरन या फौलाद बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, कुछ में कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है। यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में अंतड़ियों से जज़ब होता है और जज़ब होकर फिर आयरन या फौलाद ये जिगर में और भी मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो जाता है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे अगर हम कहें तो सोजिश दो तरह की होती है, एक वो जो जरासीमों के जरिए होती है और एक वो जो जरासीमों के जरिए नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम ये सुनते थे बचपन में और आज भी लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरा जिगर खून नहीं बनाता। जी जी। तो जिगर का खून बनाने में कितना रोल है? जी, और जिगर का हमारी बॉडी में क्या? ये मैं इस सवाल का जवाब आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले भी दे चुकी हूँ कि जिगर जो है वो खून नहीं बनाता। खून जो है वो बनाता है, हड्डियों के अंदर एक गुदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और उसकी मिसाल मैं ये समझाने के लिए आम इंसान को वो ये कह सकती हूँ कि आप लोगों ने नली नहारी खाई होगी, तो जो नली होती है उसको जब लोग निकालते हैं ऐसे करके जोर लगा के, तो जो मिक निकलती है जिसको मिक का लफ्ज कहा जाता है वो होता है बोन मैरो, हड्डी का गुदा। इसी तरह का बोन मैरो इंसान में भी है और हर जी हिस्स में है। उसका काम है खून बनाना। जिगर के बहुत सारे काम हैं और लेकिन उसमें खून बनाना नहीं है। आम तौर पे वो खून नहीं बनाता, बल्कि और बड़े सारे काम उसके हैं जिगर के, कि वो खून की सफाई जरूर करता है, उसमें हेल्प करता है। फिर खून के जमने की सलाहियत जो है उसमें आपका जिगर बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जिस्म के अंदर जो लहमियात होती हैं, प्रोटीन्स, जो कि किसी भी जिस्म की दिफाई निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंटीबॉडीज़ यानी जो कुव्वते मतलब दिफाई निज़ाम है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपको एक पावर देती हैं कि आपने इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना है, बीमारी के अगेंस्ट लड़ना है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, वो भी जिगर ही बना रहा होता है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें फैटी लिवर की भी आजकल बड़ी बात होती है। हर दूसरे से तीसरा बंदा जिसका बैली निकला हुआ वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फैटी लिवर की रूट कॉज क्या होता है? फैटी लिवर की वही रूट कॉज है जो कि मैंने आपको बताया कि जब आप ज्यादा खाते हैं जो कि आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करती, खर्च नहीं करती है, और तो वो जमा हो जाता है। वो खाना फैट या चिकनाई की शक्ल में जमा हो जाता है। अब उस चिकनाई ने जो फालतू चिकनाई है उसने कहीं ना कहीं जमा होना है। ठीक है। वो जिगर में अगर जमा होगी तो फैटी लिवर करेगी, वो आपकी शरियानों में जमा होगी तो शरियानें तंग हो जाएंगी, शरियान तंग होगी तो खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर दिल को जाने वाली शरियान तंग होती है, अगर दिमाग को जाने वाली शरियान तंग होती है तो फालिज का अटैक रहेगा। वैसे ओवरऑल अगर शरियान तंग होती है तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। लेकिन अगर जिगर में वो जमा होता है जो फालतू चिकनाहट है तो वो फैटी लिवर कॉज करता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लिवर में हमने देखा कि लोग ना नेग्लेक्ट करते हैं, वो कहते कोई बात नहीं ये तो चर्बी है उतर जाएगी। जी जी। तो क्या इसको नेग्लेक्ट करना आगे इसको हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। हेपेटाइटिस की बात आप कर रहे हैं। सोजिश के अलावा ये बाज़ औक़ात जो होता है वो बार बार जब जिगर की सोजिश होती है तो बार बार वो हील करने की कोशिश करता है, यानी ठीक होने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके जिस्म के ऊपर जब कोई जख्म लगता है, चोट लगती है, तो पहले खून निकलता है और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर एक खरंड जम जाती है और खरंड के बाद जो है वो इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि स्कार टिश्यू जो होती है वो बन जाती है, जिसे कहते हैं एक निशान छोड़ जाता है। ठीक। वो एक निशान होता है जो कि वो जब जख्म ठीक होता है तो वो एक निशान रह जाता है। इसी तरह जब जिगर बार बार सोजिश का शिकार होगा
तो वहां पे भी फाइब्रस टिश्यू बन जाएगी, स्कार बन जाएंगे और जिगर जो है वो सिकुड़ जाएगा। और जब जिगर सिकुड़ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं और वो उसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं अपनी ज़बान में, जिगर का सिकुड़ना। और पेट फूल जाता है, पानी भर जाता है पेट के अंदर, पैरों के अंदर सूजन आ जाती है, खून की उल्टियां खुदा ना खास्ता आना शुरू हो सकती हैं, काले पखाने आना शुरू हो सकते हैं। तो उसका तो इलाज ही फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, यानी लिवर की पेवंदकारी। ठीक है, जो कि बहुत महंगी है और बड़ा ही एक पेचीदा सा एक प्रोसेस है। और उसके करवाने कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसके करवाने के बाद भी आपको ऐसी अद्वियात पे रहना पड़ता है जो आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करती हैं, ताकि आपका जिस्म का दिफाई निज़ाम वो जो नया जिगर है उसको कबूल कर ले, वो उसको माफिक आ जाए। ठीक है। लेकिन जब आप दिफाई निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं तो फिर आप एट द सेम टाइम रिस्क पर हैं कि आपको और भी बीमारियां जो फिजा में जरासीम है वो उससे आपको लाहक हो सकती हैं। तो फैटी लिवर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। फैटी लिवर का सबसे अच्छा हल यही है कि फौरी तौर पे आप अपनी डाइट पर काबू पाएं, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको कम करें, सब्जियां, फल और जो उबली हुई और ग्रिल्ड चीज़ें हैं और बारबेक्यू जो गोश्त है वो आप इस्तेमाल करें, वॉक करें या किसी भी किस्म की कोई एक्सरसाइज करें और कम से कम 5 डेज इन ए वीक आप वो ज़रूर करें और कोशिश करें कि अपना वज़न जो है उसको फौरन कंट्रोल में लेकर आए। उससे फैटी लिवर में उससे बेहतरी आती है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, अगर हम हेपेटाइटिस की जैसे बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की बात करेंगे, हेपेटाइटिस कितने किस्म का होता है? बिल्कुल। अब जब हेपेटाइटिस की बात होती है, सोजिश की बात होती है जिगर की, तो वो तो बहुत सारी टाइप्स का होता है। लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं जिस हेपेटाइटिस के बारे में सुनना चाहते हैं वो बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस है जो वायरस की वजह से होता है। ठीक है। उसमें A, B, C, D, E ये मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हेपेटाइटिस होता है जो कि मैंने आपको बताया कुछ दवाइयों से हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में वो दवाइयाँ ले लें तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बाज़ औक़ात फौलाद एब नॉर्मल तरीके से लिवर के अंदर जमा हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि ख़ानदानों में रन करती हैं मौरूसी तौर पे। बाज़ औक़ात कॉपर वो जमा हो जाता है। बाज़ औक़ात एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपके अपने जिस्म की ही उसको तसव्वुर करती हैं कि हाँ जी फ़ौरन है। लेकिन A, B, C, D, E के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो A और E वेराइटीज़ हैं ये गंदे खाने से A और E जी, ये गंदे पीला यरकान जी बिल्कुल पीला यरकान, गंदे खाने से, गंदे पानी से जो प्रॉपरली बॉयल ना हुआ हो, या वो लोग जिन्होंने वॉशरूम यूज किया है उनको हेपेटाइटिस है, उन्होंने प्रॉपरली हाथ नहीं धोए, उन्हीं हाथों से खाना पका दिया, उन्हीं हाथों से प्लेट्स जो हैं या ग्लास सर्व कर दिया किसी दूसरे इंसान को जो कि नॉर्मल है, तो ये वहां तक पहुंच जाएगा। ए और ई की बात हो रही है। ए आम तौर पे एक ऐसा हेपेटाइटिस होता है जो इतना खतरनाक नहीं होता। 4 से 6 हफ्ते लेने के बाद, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये खुद ही अपनी मौत मर जाता है। और हमने इसमें सिर्फ अलामाती तौर पे इलाज करना होता है। वायरल है। अलामाती इलाज हमने इसमें करना होता है कि यानी कि अगर पेट में दर्द हो रही है तो हम उसको पेट की दर्द की दवा देते हैं, उल्टी अगर आ रही है तो उल्टी की दवा देंगे, और ORS का पानी वगैरह अगर पानी की कमी वगैरह है, और हम 4 से 6 हफ्ते उसको मॉनिटर करते हैं, उसके टेस्ट करवाते रहते हैं, जिगर के टेस्ट वगैरह देखते रहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या वो मजीद खराबी की तरफ जा रहा है। लेकिन आम तौर पे ए नहीं खराबी की तरफ जाता, ए ठीक हो जाता है खुद ब खुद 4 से 6 हफ्ते में। ठीक है। और जो ई होता है उसका मसला ये होता है कि अगर वो प्रेगनेंसी के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, क्यों एसोसिएटेड है, क्यों वो हामला खवातीन में होता है हमें नहीं पता, लेकिन होता हामला खवातीन में है और वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है अगर वो किसी हामला खातून को हो जाए। ई की बात हो रही है। ए की वैक्सीनेशन है, ई की नहीं है वैक्सीनेशन। और अगर ई किसी खातून को, हामला खातून को हो जाए तो उसमें खुदा ना खास्ता एबॉर्शन होने का यानी हमल साकत होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमें खुद ब खुद जो है ना मरीज को ये नसीहत करनी पड़ती है कि हमें इसका बच्चा जो है वो बेबी जो है उसको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए खुदा न खास्ता खतरनाक होता है। क्योंकि वजह ये होती है कि जब बच्चे और माँ में से हमने एक जान का तयन करना हो तो जो ऑलरेडी लिविंग इंडिविजुअल होता है यानी माँ, हम उसको प्रेफर करते हैं। तो हम जो है बाज़ औक़ात एबॉर्शन जो है वो उसकी तरफ जाते हैं कि एबॉर्शन करवा देते हैं ताकि माँ को सेव किया जा सके। और अगर माँ ना माने या बच्चा जो है वो बिल्कुल पैदा होने वाला है और प्रेशियस बेबी है, यानी किसी की कोई पहली औलाद है या बहुत मुश्किलों से हुआ है, तो फिर बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत क्लोजली देखना पड़ता है कि इसके जिगर के टेस्ट जो हैं वो कैसे जा रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा उसको एक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में आप कह लें कि रखना पड़ता है। ये हो गया जी ए और ई की बात। अब आ जाती है बी, सी और डी की बात। ठीक है। बी जी
आप कुछ पूछना? मैं ये कहना चाह रहा था कि सी का जब नाम आता है तो लोगों के माइंड में ये होता है काला यरकान। जी जी, काला यरकानी इसको कहते हैं आमतौर पे। बी और सी और डी, इनका जो रूट ऑफ स्प्रेड है वो है इंजेक्शंस। यानी जो नशेई लोग होते हैं जो कि नीडल्स को शेयर करते हैं सिरिंजों के जरिए, डिफरेंट किस्म की अद्वियात अपने खून में वो लेते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अगर कोई गंदा खून किसी को लग जाए, मतलब ऐसे बंदे का खून किसी मरीज को लग जाए जिसके खून में पहले से बी या सी था, ठीक है, या कोई गंदे आलात जराही आपने इस्तेमाल किए हैं जो कि पहले ऐसे मरीज में इस्तेमाल हुए हैं जिसको सी था या बी था और वो आपने दूसरे मरीज में लगा दिए हैं, या गुर्दों की सफाई हो रही है किसी की और वो जो मशीन है डायलिसिस मशीन उसके अंदर वो जरासीम था। ठीक। बहुत से मरीज हमने देखे हैं जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के होते हैं, आपको पता है उनको लाइफ लॉन्ग खून लगता है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के, और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बी और सी। फिर उसके बाद ये सेक्सुअल रूट यानी जो बहुत ज्यादा कुर्बत के ताल्लुकात हैं, मियाँ से बीवी, बीवी से मियाँ को लग सकता है। माँ को अगर इन्फेक्शन है तो वो बेबी को दे देगी, ठीक है, अगर वो हमला है तो ये जीन्स में भी होगा? जीन्स में नहीं कहेंगे आप, क्योंकि माँ के जो ब्लड है उससे बच्चा न्यूट्रिशन लेता है उसके खून से। आमल जो होती है उसमें माँ का खून आ रहा होता है और बच्चा उससे अपनी तमाम ग़िज़ाइयत लेता है और अपना जो गंद होता है वो उसमें वापस रिटर्न करता है। तो खून के जरिए। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ट्रेंड है रेजर इस्तेमाल करते हैं, बार्बर शॉप में जाते हैं नाई की दुकान पे, तो वहां पर अगर आप चूक जाएं और ना देखें कि नाई ने नया रेजर खोला है या नहीं खोला और वो रेजर किसी ऐसे मरीज में इस्तेमाल हो चुका है जिसको सी था, तो उसके अंदर भी बी, सी या डी हो सकता है। का खतरा है। डी जो होता है वो इनकम्प्लीट वायरस होता है, ये मुकम्मल नहीं होता, ये खुद से अकेला जाके बीमारी नहीं फैला सकता। इसके पीछे पूरी एक चेन। इसके लिए जरूरी है कि उस मरीज को पहले से बी मौजूद अगर है तो उसके ऊपर डी होने के चांसेस हैं, या बी और डी दोनों इकट्ठे किसी मरीज को अगर लग सकते हैं तो दोनों इकट्ठे मिलके तबाही ला सकते हैं। ठीक है। सी अकेला भी हो सकता है। और फिर इसके बाद ये बी, सी और डी जो है ना, यही फिर आगे एक रिस्क फैक्टर है कैंसर, जिगर के कैंसर का। ठीक है जी। और अगर इनको आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ट्रीटमेंट इनका अवेलेबल है, बी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सी का भी ट्रीटमेंट इलाज है और अद्वियात के जरिए इलाज है और इंजेक्शंस के जरिए भी इलाज है और उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। और लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये किसी मरीज़ को पता ही नहीं चला कि मेरे में बी, सी है, और तो उसमें फिर ये आपको पता है कि जिगर का सिकुड़ना जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं और कैंसर ये हो सकता है। तो सिरोसिस और कैंसर के लिए फिर आपको लिवर की पेवंदकारी की तरफ जाना पड़ता है, जिगर की पेवंदकारी की तरफ जाना पड़ता है, जो कि एक पेचीदा प्रोसीजर है और आई थिंक उसके वो एक्सपेंसिव भी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पहले पीले यरकान की बात की, तो पीले यरकान पे हम देखते हैं हमारे इस बर्रे-आज़म एशिया में अगर हम देखें तो वो गले में कुछ डालते हैं कि जी ये जितने दिन ये खुश्क होगा बिल्कुल बिल्कुल तो तब जाके पीला यरकान रिवर्स हो जाएगा। तो क्या ये इसमें कोई रियलिटी है, मिथ है, क्या है? पता नहीं, अब ये तो मेटाफिजिक्स की तरफ आप चले गए हैं। अब उसकी तरफ अगर हम रिसर्च करें तो शायद कोई निकल आए कि कोई तावीज़ या दम दरूद का भी कोई फ़ायदा हो, लेकिन हमारी मेडिकल नॉलेज में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा एक और चीज़ भी जो हमारे डॉक्टर्स करते हैं जी, वो ड्रिपों के अंदर पीले इंजेक्शंस डाल के दे रहे होते हैं, पीले को पीला खत्म कर। हाँ जी, सिरप, हेपामर्ज और सिल्वर। प्लीज ये मुझे नहीं, मतलब इसका कोई वो नहीं है, रिसर्च में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हेपेटाइटिस का जो सोजिश है जिगर की, उसके प्रोसेस को जल्दी खत्म कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। ठीक है, पता नहीं मैंने नाम भी ले दिया है, माजरत है उस कंपनी से, लेकिन मेरा मतलब है ये जिगर के नाम पे जितनी भी दवाइयां हैं ना जो आ रही हैं और हमारे मौलिज भी देते हैं, वो उनका कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है ए या ई कि इसने खुद ही ठीक होना है 4 से 6 हफ्ते में, लेकिन इसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हो, बस जो अलामत है उसको ट्रीट करना है और उसको मॉनिटर करते रहना है। डायरिया है, मैदे का मसला, उसका ट्रीटमेंट जिगर के टेस्ट करवाते रहें, देखते रहें कि इंप्रूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद वो देखते रहें। बी, सी और डी इसका ट्रीटमेंट है जरूरी। ठीक है जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर फराज सादिक मौजूद होंगी। बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हमारी जो मेहमान ख़ास हैं, महवे गुफ्तगू हैं,
डॉक्टर फराह सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस की बेस जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हेपेटाइटिस क्या है, टाइप्स कितनी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि पीले यरकान के ऊपर पीली ड्रिपें लगा के उसको रिवर्स किया जाता है, यही यरकान अगर छोटे बच्चों में हो, नौज़ायदा बच्चों में हो, 1-2 दिन के बच्चों में, तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं? अच्छा, वो उसकी वजह कुछ और होती है। वो वायरस भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे बच्चों का जिगर जो होता है वो मिच्योर नहीं होता शुरू के दिनों में ना, कुछ दिनों में। तो चूंकि वो मिच्योर नहीं होता तो इसलिए उनको वो यरकान की शिकायत होती है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप थोड़ी सी उनको धूप या सनलाइट लगवाएं तो वो जो पीला मादा एक जिगर पैदा करता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, ठीक है, तो वो बिलीरुबिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मतलब एक बेजरर मादे के अंदर, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता वो ठीक ना हो रहा हो तो फिर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको स्पेशल रूम्स में भी रखते हैं जहाँ खास किस्म की जो शुआएं हैं उससे उनका इलाज किया जाता है बच्चों आर्टिफिशियल और मसनूई लाइट्स। जी 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 बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खतरनाक नहीं होता, वो आमतौर पे खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है और हर बच्चे को होता है। उसको हम अपनी जबान में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं कि चूंकि बच्चे का जिगर अभी मैच्योर नहीं हुआ होता, वो थोड़ा टाइम ले जाता है, तो वो पिलाहट होती है। और उसमें माँ को यही हम हिदायत करते हैं कि थोड़ी सी इसको सनलाइट जो है सुबह वाली वो जो है वो लगवाए। ये नहीं कि 12 बजे शिकर दोपहर में आपने बच्चे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर दोपहर को लगवानी भी है तो फिर हल्का सा मलमल का कपड़ा उसको डाल दे, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ठीक, वो फिर उसी से ठीक जी। उसमें भी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसमें अगर कोई बुखार है, कोई जी उल्टी है, वो हाँ पैरासीटामॉल या इस तरह से आप दे सकते वो दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने इसकी बात की हेपेटाइटिस की सी का, मैंने कहा कि लोग ये समझते थे कि काला यरकान है तो बस अब मौत है। अब हेपेटाइटिस बी लोगों को बहुत होने लग गया, इसकी क्या वजह है और बी सी से कितना खतरनाक है? ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो सी है, कॉमन है, और बी और सी की खतरनाकी के बारे में तो दोनों इक्वली खतरनाक हैं। दोनों ही जो है वो जिगर को सुकेड़ सकते हैं, जिगर का कैंसर कर सकते हैं। सी के साथ ज्यादा कैंसर बी के साथ भी है, और बाज मरीजों में तो हमने देखा बी और सी इकट्ठे भी हो जाते हैं ऐसे। और दोनों की जो वजह है स्प्रेड की वो यही मैंने आपको बताया कि इंतहाई जो कुर्बत के ताल्लुकात हैं उसमें अगर एक पार्टनर को है और वो सेफ सेक्स नहीं करता, ठीक है, तो वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद जो नीडल शेयरिंग है उससे बार शॉप, नाई के पास जा रहे हैं, ब्लेड दूसरा नहीं नया निकलवा रहे, तो ये सारी चीजें हैं जो। फिर उसके बाद ये जो प्रोफेशंस हमारे हैं, जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन, बी की तो वैक्सीनेशन है, सी की नहीं है, तो हम लगवाएं, और बल्कि इसको कंपलसरी किया जाए हमारे सेटअप में कि लगवाएं। बहुत सारे सुस्त डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने नहीं करवाई, अवेलेबल अब है, ए की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बी की भी है, लेकिन हम जरा, आपको पता है डॉक्टर्स दे आर बैड पेशेंट्स, तो हम लोग नहीं जाते। तो आप इसको कंपलसरी कर दें कि जी एट वर्क प्लेस जो लोग ज्यादा खतरे में हैं, यानी जिन्होंने खून निकालना है मरीजों का, ऐसे मरीजों को जिनको जिगर का मसला है, वो ज्यादा रिस्क पर है ना कि वो इन्फेक्शन उससे प्रिक हो गया आपको। और इसी तरह जो सैलून वाले हैं और इसी तरह जो हिजाम है जी, उनको भी ये वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और हमारे हेल्थ सिस्टम को ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये परफॉर्मा में ये लिखा हो कि जी इसने वैक्सीनेशन कराई है, नहीं कराई है। फिर उसके बाद इसकी बूस्टर्स होती हैं, यानी कि आपने अगर 3 डोजेस लगवा लिए तो 5 साल के बाद आपको दोबारा एक डोज इसकी वैक्सीनेशन की जो है लगवानी चाहिए। और ये साल बाद लगती है? इसकी पहले जो 2 डोजेज हैं वो तो महीने के इंटरवल के, जो तीसरी डोज है उसके 5 साल के बाद फिर एक बूस्टर लगती है। ठीक है। और उसमें ये होता है कि ब्लड के अंदर भी आप लेवल्स चेक करते हैं कि क्या वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है जो कि चाहिए थी हमें, जो कि हिफाजत, जिगर की हिफाजत करेगी इस जरसूमे के अगेंस्ट। क्या वो एंटीबॉडी इतने लेवल पर मौजूद है कि वो हिफाजत कर सकती है। आप फर्ज करें कि हमें 100 यूनिट चाहिए उस एंटीबॉडी के, और वो कोई 10 से नीचे है या 10 से 100 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि उसको बूस्टर लगेगी। तो बाज़ औक़ात वैक्सीनेशन जो होती है वो वाले रिजल्ट्स नहीं दे रही होती जो डिजायर्ड होते हैं उस जरसूमे से बचने के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको देखने चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि इन फील्ड्स में हैं, इन मरीजों से डायरेक्टली डील कर रहे हैं। सिस्टर्स तो बहुत ज्यादा डील करती हैं, वो तो उन्होंने तो सैंपल्स निकालने होते हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स, वो भी सैंपल्स निकाल रहे होते हैं, बगैर ग्लव्स के निकाल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ग्लव्स नहीं होते, नहीं यूज करते, साफ कर रहे होते हैं आपकी ये नाक वगैरह को शक्कर मशीन से, या कुछ चीजें डाल रहे होते हैं नाक के अंदर, ग्लव्स नहीं होते।
ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसका फैलाव का बायस बन मास्क सकती और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी है। हैं। मास्क तो एज सच इतना नहीं कुछ करता, लेकिन ग्लव्स बहरल वो जरूरी है। बिल्कुल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें ज़रूरी टेस्ट हमने देखा है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो उसने LFT ज़रूर करवाया होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। LFT क्या इंडिकेशन देता है जी। और इस टेस्ट का बेसिक मकसद क्या होता लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसका मतलब यानी जिगर का ये बताता है कि जो निज़ाम है वो सही है या नहीं है। है? ठीक। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं लिवर के अंदर, और अगर लिवर सही काम कर रहा है आपका तो वो एंजाइम्स नॉर्मल उनकी एक रेंज होती है, उसमें आ रहे होते हैं। ठीक। अब अगर लिवर को सोजिश होती है यानी वो सूज जाता है, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो सूजे हुए लिवर के अंदर से फिर ब्लड में आना शुरू हो जाता है। ठीक। जब वो ब्लड में आएंगे तो उनका लेवल बढ़ जाएगा, और वो ब्लड में जब हम उसका टेस्ट करेंगे और वो लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमें एक इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से पता चल जाएगा कि लिवर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। इसी तरह बिलीरुबिन जो आपको पीलापन करती है, वो भी लिवर ही एक मादा बनाता है जो कि आमतौर पे खून में नहीं होता। ठीक है। लिवर उसको जो है वो अंतड़ियों में भेज देता है, अंतड़ियों से वो आपके पखाने में बाहर निकल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर लिवर ठीक नहीं है तो वो मादा जो है वो लिवर से स्पिल होके ब्लड में आ जाएगा ना, ठीक है। ज्यादा, और वो ब्लड में आएगा तो वो पिक भी हो जाएगा खून के टेस्ट के जरिए, और वो आपके जिस्म को भी वो रंगत दे देगा, पिलाहट। पीलाहट वो बिलीरुबिन की वजह से होती है, ठीक जो है। कि इस चीज को शो करता है कि लिवर के साथ या जिगर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, शायद मोस्ट लाइकली सोजिश है। ठीक है। जी। और ये भी होता है बाज़ औक़ात कि इतनी ज्यादा सोजिश के अटैक्स होते हैं, बार बार अटैक्स होते हैं सोजिश के, कि लिवर के अंदर अल्टीमेटली वो जो एंजाइम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और उस वक्त वो लिवर के एंजाइम्स ब्लड के अंदर नहीं बढ़ते, लेकिन जिगर की तकलीफ मरीज को होती है। ये कब होता है? ये जब लिवर का मसला एडवांस हो जाए, यानी जब वो सुकड़ जाता है लिवर, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। ठीक। कि उसके ऊपर इतने अटैक हुए सोजिश के कि अब वो सुकड़ के अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है। वो नॉर्मल एंजाइम जो था वो भी नहीं रह गया जो वो खून के अंदर फेंक सके। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि हर लिवर के मसले के अंदर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो खराब ही आए, नॉर्मल भी आते हैं। सिरोसिस के मरीजों में नॉर्मल आ सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि लिवर तबाह हो चुका हुआ होता है टोटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ लिवर के पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि जिनको स्टूल के साथ ब्लड आता रहता है और वो ऑलरेडी CLD के पेशेंट्स होते हैं, तो इसकी वजूहात क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जिस तरह खून की तरसील होती है जिस्म के हर हिस्से में, इस तरह जो खून आपकी अंतड़ियों से उसकी तरसील जिगर के जरिए वो आपके दिल के सीधे हिस्से में जाता है खून। ठीक। अब जिगर आपका सुकड़ गया, ठीक। अब जब वो सुकड़ गया है तो वो जो खून नीचे अंतड़ियों से आ रहा है और उसने दिल के सीधे हिस्से में जाना है, वो नहीं जा सकेगा। ठीक। अब पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा ठीक। अंतड़ियों के अंदर, जिसमें आपकी ये बड़ी आंत भी आ जाती है। ठीक। वो फट जाएगी। इतना प्रेशर बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फट जाएगी। ठीक। जब वो फट जाएगी तो वो ब्लड आ सकता है, उसमें पखाने में भी आ सकता है। और इसी तरह का एक प्रेशर जो अगर आपका खुराक की एक नाली होती है उसके एंड पर एक प्रेशर बढ़ने की वजह से, क्योंकि खून आगे लिवर के सिकुड़ने की वजह से नहीं जा रहा, वो जब फटती है तो खून उल्टी में आता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें, दोनों सूरतों में आप जिगर के टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जी, उल्टी में भी खून आ सकता है, पखाने में भी खून आ सकता है, और उसकी वजह ये कि खून की तरसील लिवर के थ्रू नहीं हो सकती उसके सुकड़ाव की वजह से। ठीक है। इसके अलावा चूंकि लिवर जो जिगर है आपका वो सफाई भी करता है। ठीक है। जब वो सफाई नहीं करेगा गंदे मादों की, ठीक। तो वो जो गंदे मादे हैं खून से डायरेक्टली ब्रेन में चले जाएंगे, दिमाग। ठीक है। और फिर दिमाग का मसला भी और फिर वो बेहोशी में भी मरीज जा सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे मरीज होते हैं जिनके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है जिगर की बीमारी? बिल्कुल वही, उसका भी वही है कि चूंकि खून की तरसील आगे नहीं हो रही, जिगर सुकड़ गया है, ठीक है, वो सीधे जो दिल का सीधा हिस्सा है वहां खून जा ही नहीं रहा, ठीक है, वो नीचे नीचे ही रह रहा है, तो वो जो शरियानों में प्रेशर एक तो ज्यादा करेगा, दूसरा शरियानों में से लीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक। पानी जो है यानी जो सुर्ख जर्रात है वो तो खून के अंदर ही रहेंगे, ऐसे ही, और जो पानी उसका पेट जो भारी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अंदर ही रहेंगे, वो तो नहीं लीक कर सकते ना शरियानों में से। शरियानों में से निकलेगा पानी, वो पानी जब निकलेगा तो जाहिर है उसने पेट में जमा होना है। ठीक। तो वो पेट जो है वो फूल जाएगा, पैर फूल जाएंगे, ठीक हो गया, जिसको साइटिस कहते हैं ना अपनी जबान में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने टेस्टिंग की बात की, अब हेपेटाइटिस के हम देखते हैं कि वायरल टेस्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, जो DNA या PCR होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, इसमें ये होता है ना कि देखिए जब किसी को पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस B, खून के अंदर पॉजिटिव आ गया है या C पॉजिटिव आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जरासीम जो है वो एक्टिवली अफजाइश भी कर रहा है अपनी।
ठीक है। हर वक्त जरूरी नहीं होता कि वायरस जो है वो अपनी पैदावार या अफजाइश कर रहा हो और बच्चे पैदा कर रहा हो। ठीक है। जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात जो होता है वो बिल्कुल खामोशी से सोई हुई हालत में भी मौजूद होता है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो कुछ उसने करना होता है वो करके गुजर चुका होता है और अब उसके कुछ ज़रात खून में बाकियात के तौर पे रह जाते हैं। जैसे कि सी में मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडी सी के अगेंस्ट एक दफा आपके जिस्म में बन गई हैं, चाहे आप इलाज करवा के 100% उस वायरस से आप निजात पा भी लेते हैं, वो पॉजिटिव आएंगे। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, जी हमने हज पर जाना है, हमने सऊदीया जाना है, अब ये सी पॉजिटिव आ रहा है, क्या करें? एंटी HCV पॉजिटिव, एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही हैं। अब वो तो पॉजिटिव ही आएंगी ना, ठीक है, वो नहीं जाने वाली कहीं। ठीक है। वो उसके बाकियात हैं जो आपके जिस्म में परसिस्ट करेंगे। हमें इस चीज से इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस चीज से इंटरेस्ट है कि वायरस वो वाला तो नहीं मौजूद जो कि अफजाइश कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और तबाह कर रहा है। उसके लिए जो है वो अगर डेड है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, वो तो उसका कोई एक जरा रह गया या उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, वो रह गई, वो आपके जिस्म में मौजूद है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अक्सर जो लोगों इस मसले से गुजर रहे हैं उनको पता होगा, तो वो पॉजिटिव होती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता, वो कैरियर होते हैं। यानी वो लोग जो है ना, उनके अंदर बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो खून किसी को देंगे, ठीक, तो वो वायरस वहां जाएगा सोया हुआ और वो जाग सकता है दूसरे मरीज में, वहां जाके अपनी अफजाइश वो जाग सकता है, चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसा मरीज जो हमारे पास आता है, हम ये देखने के लिए कि इसमें वो एक्टिवली अफजाइश कर रहा है कि नहीं, हम PCR करवाते हैं। ठीक है। PCR से हमें ये पता चलता है कि इसका DNA, PCR जिसको यानी लोग बड़ा टेस्ट भी कहते हैं, जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये वायरस बच्चे पैदा कर रहा है, कितनी कॉपीज पैदा कर रहा है, लाखों में, करोड़ों में, कितनी कर रहा है। अगर वो कर रहा है, वो डिटेक्टेड आ गया, तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ठीक है। अदरवाइज PCR के ऊपर अगर आया कि जी वो नॉट डिटेक्टेड नहीं है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे। हम उसे कहेंगे 6 महीने साल बाद दोबारा करा ले, अब तो नहीं एक्टिव हो गया, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लो, लिवर के क्या हालात हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लो, मॉनिटर हम उसको करते रहेंगे। और ऐसा मरीज जो है वो जरा खून देते हुए उसको एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मकसद होता है PCR और DNA करवाने का। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सी की तो हमने बात की, बी का जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या सी का ट्रीटमेंट लेंथी होता है, लंबा होता है, या बी का? सी का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है लंबा होना या दवाइयों की जो तादाद है, कि अगर तो आपको सिरोसिस डेवलप हो गया है, खुदा न खास्ता, यानी जिगर सुकड़ चुका हुआ है, तो जरा ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा हो जाता है और 3 दवाइयाँ हो जाती हैं, 2 की बजाय 3 दवाइयाँ। ठीक है। और जो बी का, लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट है, जो टाइप्स हमारे पास हैं सी की पाकिस्तान में या एशिया में, वो अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। आप कह लें कि 95 to 98% लोग जो हैं अगर ट्रीटमेंट लें तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऐसे मरीजों में दोबारा एक्टिव होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम जब ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाते हैं, एक टेस्ट उस वक्त करते हैं PCR का कि सी चला गया या नहीं, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों में देखा कि 6 महीने बाद फिर दोबारा वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मॉनिटर हम करते रहते हैं। लेकिन सी के रिजल्ट्स, यानी सी की वो टाइप्स जो एशिया में हैं, वो बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं, वो अच्छा उनका रिस्पॉन्स आता है ट्रीटमेंट से। 98 to 99% कामयाबी है। बी का मसला ये है कि बी का रिस्पॉन्स रेट कम है। ठीक है। कम लोग जो हैं बी को क्लियर कर पाते हैं अपने खून से। ठीक है। उसमें टीके भी हैं, उसमें मेडिसिन भी हैं, और वो बहुत लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती हैं। ठीक है। 1.5 साल 2 साल, और उसके बाद जब वो नेगेटिव हो भी जाता है, यानी खून में क्लियर हो भी जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस सी की निस्बत होते हैं कि ये दोबारा हो जाएगा। ठीक है। तो वो फिर हमें बार उनको भी मॉनिटर करना पड़ता है, सी वालों को भी करना पड़ता है, बी वालों को ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि बी के अंदर चांसेस जो है उस जरासीम के दोबारा एक्टिव होने के ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम जब भी PCR करवाते हैं उसमें एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जी जी जी, 2 कैटेगरी। जी बिल्कुल ऐसे ही। दोनों में फर्क क्या है? क्वालिटेटिव का मतलब है कि सिर्फ हमने ये देखना है कि ये बच्चे पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वांटिटेटिव का मतलब है कितने कर रहा है। तो क्वालिटेटिव का फायदा नहीं है इतना, क्वांटिटेटिव का फायदा है, क्योंकि अगर आप इतनी क्वांटिटी में, ये लाखों में इसकी कॉपीज हैं, ये एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये इतनी कॉपीज थी, अब हमने 1 महीना ट्रीटमेंट दे लिया, अब देखें कितनी कॉपीज, अब बच्चे कितने कम रह गए। ठीक है। मॉनिटरिंग हो रही है ना, और उसके बाद ट्रीटमेंट के एंड पे अब कितनी है। ठीक है। सही है। क्वालिटेटिव में वो कह रहा है कि ये एक्टिव है या नहीं, बेबीज हैं नहीं है। ठीक है।
तो ये फर्क है दोनों में। ठीक तो हो मेरे गया। ख्याल में क्वांटिटेटिव, यानी डिटेक्टेड आ जाए तो ट्रीटमेंट जरूरी है, नॉट डिटेक्टेड आए तो ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, बिल्कुल फिर नहीं। सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें। हाँ, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें या फिर उसको देखते रहें कि ये डिटेक्ट हो तो नहीं जाता इन द फ्यूचर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसका जो अल्ट्रासाउंड है उसमें भी हेपेटाइटिस का कुछ पता चल सकता है? लिवर का जो अल्ट्रासाउंड, सिरोसिस का पता चल जाता है, जब लिवर सिकुड़ जाता है तो उस वक्त उसका पता चल जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, पेट का पानी नजर आ जाता है, जो मैंने आपको बताया शरियानें फैली भी होती हैं क्योंकि आगे ब्लड खून की तरसील नहीं हो रही होती, वो फैली भी शरियानें, उनके अंदर जो प्रेशर ज्यादा होता है वो पता चल सकता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। जो लिवर एडवांस्ड लिवर सिरोसिस है यानी आगे की जो स्टेज है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर बिल्कुल पिक होती है। जो फौरी तौर पे कोई हेपेटाइटिस अगर हुआ है यानी कि 2-3 दिन के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा जिगर जो है वो बढ़ावा आए, ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, लिवर बायोप्सी की कब जरूरत पड़ती है और इसका क्या फायदा होता है, इसमें क्या तशखीस होती है? लिवर बायोप्सी की ज़रूरत जो होती है वो उस वक्त होती है जब आपको ये ना पता चल रहा हो कि ये जो कैंसर है जिगर के अंदर, ये जिगर का अपना कैंसर है या ये कहीं और से फैला है। ठीक है, कैंसर की 2 टाइप्स है ना, कि एक तो उसका अपना कैंसर है और एक ये कि किसी और जगह का कैंसर है लेकिन वो फैल के अब मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहा चला है। गया। तो चूंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर असल में कौन सी जगह से फैला है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। बायोप्सी हम उस सूरत में भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो जिसमें कि हम बायोप्सी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बायोप्सी होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है, कैंसर के लिए। डॉक्टर साहब फाइब्रोसिस और सिरोसिस ये दोनों में क्या फ़र्क है? फाइब्रोसिस के लिए अब एक मशीन बल्कि हमारे यहाँ बहुत पहले से आई हुई है, फाइब्रोस्कैन उसको कहते हैं। जब जिगर जो है उसको सोजिश के मल्टीपल अटैक्स होते हैं और मैंने आपको बताया कि हर चोट के बाद जो जिगर के ऊपर लगती है वहाँ पर कुछ फाइब्रस टिश्यू बन जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो कि सिकुड़ने का उनके अंदर सलाहियत होती है। तो वो हर फाइब्रोसिस के बाद जो है ना वो जिगर सिकुड़ता है। ठीक है, फाइब्रोस्कैन से ये पता चल जाता है कि ये सिकुड़ाव जो है वो अर्ली स्टेज पर है, ठीक है, ये दरमियान में है, या ये एडवांस सिरोसिस है। सिरोसिस हम कहते हैं कि जब फुल वो सिकुड़ चुका हो रिपीटेड अटैक्स के बाद। फाइब्रोस्कैन से आमतौर पे जब हम किसी ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं मरीज को, फैटी लिवर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या बी का दे रहे हैं या सी का दे रहे हैं, तो फाइब्रोस्कैन से हमें ये पता चलता है कि क्या ये फाइब्रोसिस का जो अमल है सिकुड़ने का ये बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है, या ये पीछे की तरफ गया है, कुछ रिवर्सिबिलिटी इसमें आई है नहीं आई है, ठीक है। या ठहर गया है। तो फाइब्रोस्कैन जो है उसमें ये आपको पता चल जाता है अर्ली और लेट। दूसरा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस या आम आदमी को कौन सी ऐसी अलामतें हो तो उसको हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाने चाहिए? इसमें जो एक्यूट हेपेटाइटिस है जिसमें कि 10-12 दिनों के अंदर अंदर अलामात होती हैं, उसमें तो आपको पता है जी का मत लाना, पेट में दर्द, उल्टियाँ, हल्का फुल्का बुखार, थकावट, पीलापन, आंखों का पीलापन अगर ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा पूरे जिस्म का पीलापन हो जाना, ठीक है, पेशाब जो होता है बहुत ज़्यादा पीले रंग का आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी अलामात हैं। ठीक। जो सिरोसिस की बात हो रही है जिसमें कि रिपीटेड अटैक्स हुए, जो बी और सी के अंदर होता है, जिसमें बार बार अटैक हुए और मरीज का जिगर अब सिकुड़ चुका हुआ है, उसमें पेट में पानी भर जाना, पेट का सूजना, पैरों का सूजना, खून की उल्टी आना, काले रंग के पखाने आना और पेट पर बोझ होना, बार बार बेहोशी की कैफियत हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस्ड उसमें आती हैं स्टेज के अंदर। जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने बहुत ज़्यादा सवाल डिफरेंट एंगल्स के साथ आपके सामने रखे। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर फराज सादिक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? वाइवा ले लिया आपने मेरा। तो मेरा पब्लिक के नाम बस यही पैगाम है कि प्लीज़ ये जो खाने पीने की जो अशिया हैं जो कि बाहर बिक रही हैं, जैसे कटे हुए तरबूज आजकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही होती हैं, और ये जो शरबत हैं जिनका जिक्र इन्होंने पहले किया है वो कोशिश करें कि वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस दोनों ही चीज़ें जो हैं वो फैल सकती हैं। ये ए और ई के लिए मैंने बताया आपको, बी और सी के लिए ये है कि कोशिश यही करें कि सारे के सारे लोग जो हैं ये अपना टेस्ट करवाएं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए जो रूटीन में सबका होना चाहिए कि किसको बी है किसको सी है, क्योंकि इनका इलाज मौजूद है, और अगर आप जल्दी इनको पिक कर लेते हैं तो इनका इलाज जो है वो काफ़ी हद तक मुमकिन होता है और आप अपने आप को बचा सकते हैं इसकी पेचीदगियों से, जिसको मैंने आपको लिवर सिरोसिस कहा है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टियाँ और खुदा न खास्ता कैंसर
और आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो ये टेस्ट करवाएं। और तीसरे नंबर पे ये कि जिन जिन हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि ए की वैक्सीनेशन है, बी की वैक्सीनेशन है, वो ज़रूर करवाएं। और वो लोग ज़रूर करवाएं जो ख़ास तौर पे इन प्रोफेशंस के अंदर मौजूद हैं, जिनका जो कॉन्टेक्ट है वो मरीज़ों के साथ है। तो बस यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि हेपेटाइटिस के ऊपर हमने मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए हमने कोशिश की कि हर वो सवाल जो ज़रूरी था वो आपके सामने रखें, और डॉक्टर साहबा ने बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों को उसका बताया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, या इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, या इसकी सिम्टोमेटिकली जो इसके मामला होते हैं वो कैसे होते हैं, और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने सोशल मीडिया के जितने भी सर्कल्स हैं, टूल्स हैं, आपकी साइट्स हैं, उस पर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर फराज सादिक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक और नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।